नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी पर, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। तो आज का इशू है रसिया एयर स्ट्राइक इन सीरिया। सीरिया में रसिया ने स्ट्राइक क्यों की है? आखिर सीरिया में क्यों ऐसे हालात हो गए हैं कि कहा जा रहा है कि सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है? तो इसी को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, दुनिया भर के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन्होंने इस खबर को अपनी हेडलाइन बनाया हुआ है कि सीरिया में जो हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पर न केवल रसिया बल्कि ईरान और सीरिया की जो सेना है वो भी बमबारी कर रही है। इसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपनी खबर बनाया हुआ है, तो इसी पर अब चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सीरिया की ओर। तो देखिए, इंडिया से वेस्ट की तरफ ये है सीरिया, और सीरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 74% उनमें मुसलमान हैं सुन्नी, और 16% मुसलमान हैं शिया। तो कहने का मतलब ये है कि सुन्नी पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बाद भी सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो बशर अल असद, जो कि एक शिया मुस्लिम हैं, उनकी है। और उनकी पार्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उस पर भी जो लोग हैं वो शिया मुस्लिम्स ही हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, बात है सन 1970 में। अभी के जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, बशर अल असद, उनके फादर यानी पिताजी हाफिज अल असद, इनका जो था वो सीरिया की मिलिट्री के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और जो सीरियन एयरफोर्स थी उसको भी ये हेड करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि लगभग 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके अपने आप को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट तो बन गए थे, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से पता था कि ये चीज़ सीरिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी पॉपुलेशन की है, तो देर सवेर कभी भी सुन्नी लेड पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही अपनी पावर को और मजबूत करना स्टार्ट किया, और सीरिया के जो सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाके थे वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगाई ताकि छोटे से छोटा जो भी मुद्दा हो उस पर ध्यान रखा जाए, और कोई ऐसा इश्यू न खड़ा हो जाए जहाँ पे सुन्नी लेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना वर्चस्व बना लें। और अपनी पावर का यूज़ करके इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिसमें अपोजिशन जो था वो एकदम खत्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशंस को अपने हिसाब से चेंज कर दिया था। सीक्रेट एजेंसीज और मिलिट्री का जो एक्सटेंसिव यूज़ किया था, उसके द्वारा मीडिया वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया, और पावर को पूरे तरीके से अपने हाथों में रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन थी सीरिया के अंदर, उनको फेवर करने के भी एलिगेशंस इनके ऊपर टाइम टू टाइम लगते रहे। अब देखिए, इसके बाद ईयर आता है 2000, और इस ईयर में हाफिज अल असद जो कि अभी के जो प्रेसिडेंट हैं उसके फादर थे, उनकी डेथ हो जाती है। और फिर इनके बाद इनके बेटे जो अभी प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, बशर अल असद, ये सीरिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जब प्रेसिडेंट बने तो इनके आने से भी कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ। उन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसीज़ थी उन्हीं को कंटिन्यू किया। अब देखिए, जो तानाशाही चल रही थी जिसको लेके सीरिया के अंदर जो सुन्नी पॉपुलेशन थी उनके मन में थोड़ी सी खटास थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी बशर अल असद को सीरिया को रूल करने में कोई खासी दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर आता है 2006, और 2006 से लेकर 2010 तक सीरिया के अंदर कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, और तानाशाही से तो लोग ऑलरेडी परेशान ही थे। इसके साथ साथ सीरिया के जो लोग थे उनको इकोनॉमिकली भी दिक्कतें आना शुरू हो गईं। लोगों के पास एकदम पैसे कम हो गए और खाने की दिक्कत आने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि सीरिया के लोग तानाशाही से परेशान थे, उसके साथ साथ पैसे और एम्प्लॉयमेंट की कमी से भी परेशान होने लगे। सीरिया के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब सीरिया में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है। सीरिया से लगे हुए जो आसपास के देश थे जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, जैसे ट्यूनीसिया, इजिप्ट, लीबिया, यमन और जॉर्डन, वहाँ पे अरब स्प्रिंग चल रही थी। मतलब कि जो डिक्टेटर थे इन कंट्रीज़ में, उनके खिलाफ आम जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि तानाशाही को हटाओ और इलेक्शंस करवाओ।
वहाँ पर बेसिकली वो डिक्टेटरशिप की जगह डेमोक्रेसी या फिर फ्रीडम की मांग कर रहे थे। और ये जो इन देशों में प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था अरब कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी डिक्टेटर थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। जैसे लीबिया में गद्दाफी को मार के इलेक्शंस वगैरह करवाए गए। ट्यूनीशिया में 23 साल से रूल करने वाले तानाशाह बेन अली को भी देश छोड़ के भागना पड़ा। इजिप्ट में 30 साल से रूल कर रहे हौसनी मुबारक, उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जबकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि प्रोटेस्टर वगैरह जो थे उनको रोकने के लिए इन्होंने मिलिट्री टैंक वगैरह तक रोड पर उतार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये रोक नहीं पाए थे। ये इस तरीके से लोग इकट्ठा होकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पूरे रीजन में डिक्टेटर थे जो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब ये सारी चीज़ें जो सीरिया के आसपास के देशों में चल रही थी, तो ये जो न्यूज़ थी सीरिया के अंदर भी पहुंचती है। रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं। और देखिए, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा, जो अभी आएगा आगे। सीरिया के अंदर तानाशाही से तो लोग परेशान थे ही, दूसरी गरीबी और भुखमरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो बशर अल असद को भी इस बात का डर था कि ये जो बाहर के देशों में चल रहा है, ये कहीं सीरिया के अंदर ये चीज़ें शुरू होना न शुरू हो जाए। तो बशर अल असद ने इससे निपटने के लिए अपनी सारी सिक्योरिटी को पहले से ही अलर्ट पे रखा था कि छोटी से छोटी जो भी चीज़ हो इसको इग्नोर नहीं करना है। और ये जो प्रोटेस्ट आसपास के देशों में चल रहे हैं, ये सीरिया में शुरू नहीं होने चाहिए। लेकिन बशर अल असद को बिल्कुल ये पता नहीं था कि जैसा वो सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब होता क्या है कि फरवरी 2011 का टाइम था और सीरिया के साउथ में एक दारा नाम की जगह है और यहाँ पे एक स्कूल था जो कि अल उमारी एक मस्जिद थी उससे थोड़ी दूर पे ही था। तो इस स्कूल के अंदर 7th क्लास में एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था मुआविया सियासनेह। ये नाम आप याद रखिएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इस 14 साल के बच्चे के एक इंसिडेंट की वजह से पिछले 10-12 साल से सीरिया के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वार चल रही है और दुनिया भर की सुपर पावर जैसे यूएस, रसिया, ईरान, यहाँ तक कि आईएस जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये सब आमने सामने आके खड़े हो गए। तो ऐसा कर क्या दिया था इस लड़के ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 26 फरवरी 2011 का दिन था और मुआविया जो था इसके साथ 14 और स्टूडेंट थे जो बाकी लोगों की तरह ही आसपास की कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तानाशाही के खिलाफ, उसको न्यूज़ और रेडियो के थ्रू सुन रहे थे। तो सेम डे क्या होता है कि मुआविया जो था इसने अपनी स्कूल की दीवार पे अरबिक भाषा में लिखा, इट्स योर टर्न डॉक्टर। एक्चुअली बशर अल असद जो सीरिया का प्रेसिडेंट था, ये लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था, तो सब लोग इसको डॉक्टर भी कहते थे। अब मुआविया ने ये चीज़ लिख तो दी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस बात कि इस एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला है आगे। तो सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआविया जब घर पहुंचता है तो ये अपने फादर को भी इस बारे में बताता है और फादर जो था वो काफ़ी डर जाता था उसके बाद। उसको पता था कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी सज़ा देगी। इनफैक्ट उसने मुआविया को छुपने को भी कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस वॉल को देख लिया था और दारा एरिया के जो सिक्योरिटी चीफ जो कि बशर अल असद का रिश्तेदार था आतिफ नजीब, उस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी और वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसको बहुत ही अच्छे से पता था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, तो ऐसे में अगर इस तरीके की हरकत को इग्नोर किया गया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे यानी 27 फरवरी 2011 को सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्कूल के पास आती हैं और पता करना शुरू करती हैं किसने ये सब लिखा है, लेकिन कोई भी ये बताता नहीं है कि ये किसने लिखा है। अब जब ये थक हार जाते हैं तो टोटल 15 बच्चे थे जिन पे इनको शक था। उनको करीब 4 बजे ये लोग उठा के ले जाते हैं, जिसमें मुआविया भी था। अब इनको उठा के ले जाने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सीरिया की, वो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। इनको मुर्गा बना के लटका देते हैं, नाखून खींच लेते हैं इनके, पानी डाल के करंट लगाते हैं, इन्हें बिल्कुल अधमरा कर देते हैं। अब इधर तो ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ मुआविया और बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो 2-3 बार पुलिस के पास पहुंच चुके थे ताकि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो फोर्सेस थी
वो इनको छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इनसे कहती हैं कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और और दूसरे बच्चे पैदा करो, और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। अब ये जो लाइन थी, इसको सुनने के बाद लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट थे, ये पीसफुल प्रोटेस्ट थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके नुकसान वगैरह पहुँचा के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गवर्नमेंट इसको छोड़ती नहीं है। तो ये बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन बच्चों को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस फोर्सेस थी, वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी, तो इन बच्चों को छोड़ती नहीं है और उल्टा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनमें से भी कई सारे लोगों को उठा के जेल में डाल देती है।